बच्चों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं जेनेटिक्स में मेंडल के वंशागति के नियम, जो एक संकर क्रॉस एवं द्विसंकर क्रॉस पर आधारित हैं। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं मेंडल की वंशागति के नियम। क्या आप जानते हैं मेंडल ने एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस के आधार पर कितने नियम दिए थे? मेंडल ने एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस के आधार पर 3 नियम प्रतिपादित किए थे। पहला नियम प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस है। दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। तीसरा नियम है स्वतंत्र अप्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आइए देखते हैं इनको हम एक एक करके। सबसे पहले प्रभाविता का नियम क्या है बच्चों? तो जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस करवाया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है। जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण नहीं दिखाई देता अर्थात छिप जाता है उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और इस घटना को प्रभाविता कहते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। यदि हमने एक लंबे मटर के पौधे को एक बौने मटर के पौधे से क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना होगा, लंबे पौधे के लिए हमने यहाँ पर कैपिटल टी कारक लिया है और बौने पौधे के लिए स्मॉल टी कारक लिया है। यहाँ पर कैपिटल टी जो लंबे गुण के लिए जवाबदार है वो प्रभावी है, जबकि स्मॉल टी जो बौने गुण के लिए जवाबदार है वो अप्रभावी कारक है। जब दोनों में क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे। कैसे, इसको एक चार्ट के माध्यम से समझे। हम यहाँ पर 2 पौधे ले लेते हैं। पहला पौधा लिया शुद्ध लंबा पौधा कैपिटल टी, जबकि दूसरा पौधा लिया शुद्ध बोना पौधा जिसके लिए स्मॉल टी कारक जवाबदार है। ये दोनों जनक पौधे मान लिए गए। अब इनसे जब युग्मकों का निर्माण होगा तो कारकों के जोड़े से एक कारक युग्मक में प्रवेश करेगा। तो यहाँ से कैपिटल टी कारक युग्मक में प्रवेश करेगा, जबकि इस पौधे से स्मॉल टी कारक युग्मक में प्रवेश करेगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे? युग्मक। जब इनमें कृत्रिम परागण करवाया गया अर्थात शुद्ध लंबे पौधे के पराग कणों को हमने शुद्ध बोने पौधे की वर्तिकाग्र पर डाला, तो इस प्रकार से पर परागण करवाने पर एक संकरित पौधा प्राप्त हुआ जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी कारक दोनों मौजूद थे। दोनों पौधों के कारक है तो सही, किंतु चूंकि कैपिटल टी प्रभावी कारक है और यह लंबे लक्षण के लिए जवाबदार है, इसलिए लंबा पौधा प्राप्त हुआ। ठीक है, और यह जो है यह F1 पीढ़ी कहलाती है। इस प्रकार इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि कैपिटल टी लंबा कारक है जो बोने कारक पर प्रभावी है, और इस प्रकार प्रभाविता का नियम प्रतिपादित किया गया। मेंडल का दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार जब युग्मकों का निर्माण होता है तो युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़े एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, मिश्रित नहीं होते, वे एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। और जब इनसे युग्मकों का निर्माण होता है तब ये एक दूसरे से पृथक पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में प्रवेश करते हैं। इसलिए इसको पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। इसे एक संकर क्रॉस यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर समझ सकते हैं। जब हम एक शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस शुद्ध बोने पौधे से करवाते हैं तो शुद्ध लंबे पौधे को यहाँ पर कैपिटल टी के द्वारा प्रदर्शित किया गया है जो प्रभावी कारक है, और बोने पौधे को स्मॉल टी कारक के द्वारा प्रदर्शित किया गया है जो कि एक अप्रभावी गुण है। जब लंबे पौधे से युग्मकों का निर्माण होता है तो इससे कैपिटल टी युग्मक प्राप्त होता है, जबकि बोने पौधे से स्मॉल टी प्रकार का युग्मक प्राप्त होता है। ये दोनों युग्मक हो जाएंगे। जब इनमें क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस करवाने पर दोनों कारक F1 पीढ़ी में आ जाते हैं, और इस प्रकार कैपिटल टी कारक होने की वजह से यहाँ पर यह लंबा पौधा प्राप्त होता है। इस F1 पीढ़ी में दोनों कारक यहाँ पर मिश्रित नहीं होते, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। जब इनसे युग्मकों का निर्माण होता है तब ये दोनों कारक एक दूसरे से पृथक पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में प्रवेश करते हैं। 50% युग्मकों में कैपिटल टी कारक प्रवेश करता है, जबकि शेष 50% युग्मकों में स्मॉल टी कारक प्रवेश करता है। इस प्रकार F1 पीढ़ी में जो दोनों कारक थे ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग थे, और जब युग्मकों का निर्माण हुआ तो दोनों एक दूसरे से अलग अलग होकर अलग अलग युग्मकों में प्रवेश करते हैं। F1 पीढ़ी में स्वपरागण करवा के F2 पीढ़ी को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए हमको चेकर बोर्ड की आवश्यकता होगी। चेकर बोर्ड में हम 4 खानों वाला चेकर बोर्ड बनाएंगे। यहाँ पर एक तरफ नर युग्मकों को दर्शाएंगे और इस ओर मादा युग्मकों को दर्शाएंगे। तो F1 पीढ़ी के जो लंबे पौधे हैं इनसे 2 प्रकार के युग्मक प्राप्त हुए थे। 50% युग्मकों में कैपिटल टी कारक था, जबकि शेष 50% युग्मकों में स्मॉल टी कारक मौजूद था। इस प्रकार मादा युग्मकों में भी क्या होगा, 50% में कैपिटल टी कारक रहेगा और शेष 50% में स्मॉल टी कारक मौजूद रहेगा। अब चेकर बोर्ड भरने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले खाने को देखें, ऊपर से कैपिटल टी कारक आएगा, जबकि इस ओर से भी कैपिटल टी कारक आएगा। दूसरे खाने को देखिए तो ऊपर से कैपिटल टी कारक आ रहा है और इस ओर से स्मॉल टी कारक आ रहा है। तीसरे खाने को देखें, यहाँ पर स्मॉल टी कारक है, थोड़ा रुक जाइए, इस ओर देखिए, यहाँ पर कैपिटल टी कारक है, इसको पहले लिखिए, इसके पश्चात स्मॉल टी कारक को लिख सकते हैं।
ऊपर से देखिए स्मॉल टी कारक आ रहा है, इस ओर से भी स्मॉल टी कारक आ रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर चौथे खाने में स्मॉल टी कारक हो जाएंगे। अब हम इसका फिनोटाइप लक्षण लिखेंगे। तो कैपिटल टी लंबे गुण के लिए जवाबदार है। जहाँ जहाँ कैपिटल टी कारक मौजूद है, जैसे यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, तो कैपिटल टी कारक लंबे गुण के लिए जवाबदार है, इसलिए सभी में लंबा गुण लिख दीजिए। इस प्रकार जो F2PD प्राप्त होगी उसके फिनोटाइप लक्षणों में ये लंबा पौधा, यह भी लंबा पौधा प्राप्त होगा और यह भी लंबा पौधा प्राप्त होगा। जबकि यहाँ पर कैपिटल टी कारक नहीं है, इसलिए अप्रभावी कारक स्मॉल टी जो बोने गुण के लिए जवाबदार है वो यहाँ पर प्रदर्शित होगा। इस प्रकार चौथा पौधा बोना पौधा होगा। इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखें तो जीनोटाइप अनुपात होगा 1:2:1, क्योंकि एक कैपिटल टी एक बार है और कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार है, 1 और 1 2, और आखिरी में देखें स्मॉल टी एक बार है। इस प्रकार जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होगा। जबकि फिनोटाइप अनुपात यानी कि दृश्य लक्षणों का अनुपात 3 लंबे पौधे दिख रहे हैं और एक बोना पौधा दिख रहा है, इसलिए 3:1 ये इसका फिनोटाइप अनुपात रहेगा। ठीक है। अब हम मेंडल के तीसरे नियम का अध्ययन करें, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यह नियम क्या कहता है? जब दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं तब एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये स्वतंत्रता पूर्वक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं। इसे समझाने के लिए मेंडल ने अपने प्रयोग में 2 प्रकार के पौधों को लिया था। इसको हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले पहला जनक जिसमें गोल और पीले रंग के बीज थे। यहाँ पर गोल आकार के बीज के लिए कैपिटल R प्रदर्शित किया गया है और पीले रंग के बीज के लिए कैपिटल Y द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ये दोनों ही प्रभावी गुण थे। जबकि दूसरा जो जनक लिया गया उसमें झुर्रीदार बीज थे जो हरे रंग के थे। झुर्रीदार एक अप्रभावी गुण है जिसके लिए स्मॉल r कारक लिया गया है, और हरे रंग का बीज जो है वह भी अप्रभावी गुण है, इसके लिए स्मॉल y कारक लिया गया है। 2 जनक लिए गए हैं, एक में गोल और पीले रंग के बीज वाले पौधे हैं जबकि दूसरे जनक में झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधे हैं। इसमें गोल और पीला प्रभावी गुण है जबकि झुर्रीदार और हरा अप्रभावी गुण है। जब इनमें क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी गोल और पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रभावी गुण थे। इसको क्रॉस के माध्यम से समझें तो सबसे पहले हम यहाँ पर गोल और पीले रंग के बीज को ले लेते हैं और इसका क्रॉस झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधे से करवाते हैं। ये दोनों जनक हो गए। यहाँ पर गोल के लिए कैपिटल R लिया गया है और पीले रंग के लिए कैपिटल Y लिया गया है। दोनों ही प्रभावी कारक के ध्यान रखिएगा। जबकि झुर्रीदार के लिए स्मॉल r कारक लिया गया है और हरे रंग के बीज के लिए स्मॉल y लिया गया है। ये दोनों अप्रभावी कारक रहेंगे। जब इनसे युग्मकों का निर्माण होगा तो अर्धसूत्री विभाजन के कारण यहाँ पर प्रत्येक जोड़ी के कारक में से एक कारक युग्मक में प्रवेश करता है। कैपिटल R में से कैपिटल R आ गया और Y की जोड़ी में से भी कैपिटल Y आ गया। इसी प्रकार जब झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधे से युग्मक बनेगा तो इससे भी क्या होगा, स्मॉल r और स्मॉल y ये दोनों ही कारक युग्मक में प्रवेश करेंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, युग्मक। अब इनमें जब क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है, तो क्रॉस के बाद क्या होगा, दोनों ही प्रभावी कारक और दोनों ही अप्रभावी कारक जोड़ी पुनः बना लेंगे। यहाँ पर R की जोड़ी R से कर लीजिए और Y की जोड़ी Y से कर दीजिए। तो इस प्रकार कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y हो जाएंगे। कैपिटल R गोल आकार के लिए जवाबदार है और कैपिटल Y पीले रंग के लिए जवाबदार है। इस प्रकार यहाँ पर F1 पीढ़ी में सभी गोल और पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होंगे। यदि हम इन पौधों में स्वपरागण करवाते हैं तो क्या होगा, तो F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण करके देखते हैं तो इससे F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। इसके लिए हम चेकर बोर्ड की सहायता से इसको समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम ये गोल और पीले बीज वाले पौधे को लेते हैं। यह F1 पीढ़ी है और इससे जब युग्मकों का निर्माण होगा तो इससे 4 संभावनाएं प्राप्त होगी। तो कैपिटल R और कैपिटल Y पहली संभावना है। दूसरे युग्मक में कैपिटल R के साथ में स्मॉल y हो जाएगा। तीसरे युग्मक में स्मॉल r के साथ में कैपिटल Y हो जाएगा और चौथे प्रकार के युग्मक में स्मॉल r और स्मॉल y हो जाएगा। ये 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त हुए। ये इनको हम मान लेते हैं नर युग्मक। ठीक है, ये नर युग्मक प्राप्त हो गए। हम यदि स्वपरागण करवाएंगे तो निश्चित तौर पर इसी प्रकार के पौधे से आप मादा युग्मक भी बनाएंगे। तो मादा युग्मक भी इसी प्रकार से 4 प्रकार के प्राप्त होंगे। पहला युग्मक कैपिटल R कैपिटल Y, दूसरा प्रकार का युग्मक कैपिटल R स्मॉल y, तीसरे प्रकार का युग्मक स्मॉल r कैपिटल Y और चौथे प्रकार का युग्मक क्या होगा, स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, इस प्रकार ये सभी मादा युग्मक होंगे। अब क्या करेंगे, आप चेकर बोर्ड बनाए। तो चेकर बोर्ड बनाने का सिद्धांत मैंने आपको पहले ही बताया था कि F1 पीढ़ी के पौधों से कितने प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त हुए हैं तो 4 का गुणा 4 से कर दीजिए तो 4 चौके 16 खाने वाला चेकर बोर्ड बनाना है आपको। तो देखिए कैसे चेकर बोर्ड बनेगा, ये 16 खाने वाला चेकर बोर्ड बन जाएगा। अब इस तरफ आप नर युग्मक को दर्शा दीजिए जबकि इस अक्ष पर मादा युग्मक को दर्शा दीजिए। तो नर युग्मक पहला क्या है, कैपिटल R कैपिटल Y,
दूसरा वाला कैपिटल आर स्मॉल वाई है, तीसरा वाला स्मॉल आर कैपिटल वाई है और चौथा वाला स्मॉल आर स्मॉल वाई है। इसी प्रकार चारों मादा युग्मक इस ओर लिखना है आपको। पहला वाला क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा वाला कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा वाला स्मॉल आर कैपिटल वाई और चौथा वाला स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इस चेकर बोर्ड में इनको भरना है आपको। तो पहले क्या करेंगे आप, आकार के लिए दोनों कारकों की जोड़ी बनाएंगे हर खाने में। जैसे पहला खाना यह रहेगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जब भर लेंगे आप, उसके बाद इस लाइन की बारी रहेगी, फिर इस लाइन की बारी रहेगी और इस प्रकार से क्रम करते हुए आप आखिरी खाने तक पहुंच जाएंगे। तो इस खाने को भरने के लिए आप पहले आर की जोड़ी बनाएंगे, फिर वाई की जोड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर के अक्षर से कैपिटल आर आएगा और इधर से कैपिटल आर आएगा। तो देखिए कैसे होगा, कैपिटल आर और इधर से कैपिटल आर। अब ऊपर से देखें वाई की जोड़ी बनाना है आपको, तो ऊपर से क्या आएगा, कैपिटल वाई आ जाएगा और इस ओर से क्या आएगा, कैपिटल वाई। इस प्रकार इस खाने में जब आपने आर और वाई की दोनों जोड़ी बना ली, अब दूसरे खाने के लिए भी आप जोड़ी बनाएं। तो पहले आर की जोड़ी बनाएं, ऊपर से कैपिटल आर आएगा, इधर से क्या आएगा, कैपिटल आर, बिल्कुल सही। इधर से क्या आएगा, कैपिटल वाई, इधर से क्या आएगा, ये दिख रहा है आपको, स्मॉल वाई। ठीक है, तीसरे खाने के लिए देखेंगे तो ऊपर से कैपिटल आर, इधर से स्मॉल आर। अब आर की जोड़ी बन गई, अब वाई की जोड़ी बनाइए, ऊपर से क्या आएगा, कैपिटल वाई, इधर से कैपिटल वाई दिख रहा है। ठीक है, चौथे नंबर के खाने के लिए देखिए ऊपर से क्या आएगा, कैपिटल आर, इधर से स्मॉल आर, इधर से फिर क्या आएगा, कैपिटल वाई, इधर से क्या आएगा, स्मॉल वाई। इस प्रकार आपने देखा यहाँ पर 4 खाने हो चुके हैं। 5वें नंबर के खाने के लिए क्या आएगा, आप देखिए इस खाने में यहाँ पर ये युग्मक लिखा है, तो कैपिटल आर की जोड़ी बने, यहाँ पर कैपिटल आर आएगा और इधर से कैपिटल आर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैपिटल आर और इधर से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल वाई आ रहा है। तो जब कोई अप्रभावी कारक लिखा होता है तो उसके लिए आप थोड़ा रुकिए, उसको डायरेक्ट मत लिखिए। इधर देखें कोई यदि प्रभावी कारक लिखा है तो पहले उसको लिखना है। तो हाँ, यहाँ पर कैपिटल वाई है, इसलिए पहले क्या आएगा, कैपिटल वाई आएगा, फिर क्या आएगा, स्मॉल वाई। ठीक है, समझ रहे इस बात को। पहले आर की जोड़ी बनाना है आकार के लिए और फिर वाई की जोड़ी बनाना है रंग के लिए। अब इस खाने के लिए क्या आएगा, ऊपर से देखिए कैपिटल आर आ रहा है, लिख दीजिए, इधर से भी कैपिटल आ रहा है, लिख लीजिए, इधर से क्या आ रहा है, स्मॉल वाई। रुक जाइए, देखिए इधर तो नहीं है कहीं, नहीं, इधर भी स्मॉल वाई है, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं और इसको भी आप यहाँ पर जोड़ी बना लीजिए। अब इस खाने के लिए कैसा आएगा आप समझ सकते हैं, ऊपर से क्या आएगा, कैपिटल आर, इधर से क्या आएगा, स्मॉल आर। इस खाने के लिए ऊपर से क्या आएगा, स्मॉल वाई। रुक जाइए, कहीं कैपिटल वाई तो नहीं देखिए सामने, हाँ है, ठीक है, इसलिए पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई, फिर आप स्मॉल वाई लिखेंगे। अब फिर देखिए इस खाने के लिए कैपिटल आर लिख लीजिए, इधर से स्मॉल आर लिख दीजिए, फिर यहाँ पर स्मॉल वाई है, रुक जाइए, देखिए इधर भी स्मॉल वाई है, इसलिए अब इसको लिख दीजिए, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इस प्रकार अब इस खाने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर स्मॉल आर है, इसलिए रुक जाइए, इधर देखिए कैपिटल आर है, तो पहले कैपिटल आर जाएगा। ठीक है, कैपिटल आर की जोड़ी स्मॉल आर से बना लीजिए। फिर देखिए इस खाने में वाई की जोड़ी बनाना है, कैपिटल वाई आ गया, इधर से कैपिटल वाई आ गया। अब इस खाने के लिए क्या आएगा, ऊपर से स्मॉल आर है, रुक जाइए, कैपिटल आर इधर है, तो पहले कैपिटल आर लिखिए, फिर स्मॉल आर लिखिए, फिर ऊपर से कैपिटल वाई आ गया, इधर से स्मॉल वाई आ गया। ठीक है, अब इस खाने के लिए देखिए स्मॉल आर है, रुक जाइए, इधर भी स्मॉल आर है, हाँ ठीक लिख दीजिए। जब दोनों कारक स्मॉल हो तो उसको आप लिख सकते हैं, ऊपर से स्मॉल आर और इधर से भी स्मॉल आर आ गया, फिर ऊपर से कैपिटल वाई आ गया, तो यहाँ पर भी कैपिटल वाई आ जाएगा। अब इस खाने के लिए देखिए ऊपर से स्मॉल आर आ जाएगा, इधर से स्मॉल आर आ जाएगा, ऊपर से कैपिटल वाई आ गया और इस ओर से स्मॉल वाई आ गया। अब इस लाइन के लिए इस खाने को देखिए, अब यहाँ पर स्मॉल आर है, इसलिए इधर की ओर देखेंगे, पहले यहाँ पर पहले कैपिटल आर आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब वाई की जोड़ी बनाइए, तो यहाँ पर स्मॉल वाई है, रुक जाइए, यहाँ से कैपिटल वाई लीजिए पहले, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इस खाने के लिए अब इस तरह से घर पर 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सारे खानों को आप अच्छे से भर पाएंगे। ठीक है, तो इस खाने के लिए देखिए स्मॉल आर मतलब रुकना पड़ेगा आपको, इस ओर देखेंगे कैपिटल आर लिखा है, तो पहले कैपिटल आर आएगा बेटा, उसके बाद स्मॉल आर आएगा। फिर वाई की जोड़ी बनाना है, तो स्मॉल वाई है इसलिए रुक जाइए, इस ओर देखिए स्मॉल वाई है, इसलिए यहाँ पर स्मॉल वाई दोनों जोड़ी बन गई। अब फिर से इस खाने के लिए देखिए स्मॉल आर है, रुक जाइए, इधर भी स्मॉल आर है, हाँ अब जोड़ी बना लीजिए, स्मॉल आर। अब वाई की जोड़ी बनाइए, यहाँ पर स्मॉल वाई है, रुक जाइए, इधर देखिए कैपिटल वाई है, इसलिए इसको लिखिए पहले, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इस खाने के लिए देखिए स्मॉल आर है, यहाँ पर देखें स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर। और वाई के लिए देखिए तो यहाँ पर दोनों स्मॉल वाई है, इसलिए स्मॉल वाई। जैसे ही आप 16 खाने भर लेते हैं, अब इनके लिए फिनोटाइप लक्षण हर एक खाने में लिखना है आपको। इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ कैपिटल आर है वो कैपिटल आर किसके लिए जवाबदार है, गोल आकार के लिए, ध्यान रखिएगा, कैपिटल आर गोल आकार के लिए जवाबदार है, और कैपिटल वाई जो है वो पीले रंग के लिए जवाबदार है। ये दोनों प्रभावी गुण थे, है ना।
अब तीसरा स्मॉल आर किसके लिए रहेगा, तो स्मॉल आर झुर्रीदार रहेगा, ये अप्रभावी गुण है। जब कैपिटल आर नहीं रहेगा और स्मॉल आर ही है तब झुर्रीदार लिख सकते हैं आप, और जब जब कैपिटल आर रहेगा तो आप गोल बीज ही लिखना है, और जब जब कैपिटल वाई रहेगा तब पीला रंग ही लिखना है। ठीक है, जब कैपिटल आर नहीं रहे स्मॉल आर ही रहेगा तब झुर्रीदार लिखेंगे, और जब कैपिटल वाई नहीं हो और स्मॉल वाई हो तब आप उसको क्या लिखेंगे, हरा रंग। तो स्मॉल वाई हरे रंग के लिए जवाबदार है। अब इस खाने के लिए देखिए, इस खंड को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों है, इसलिए ये कैसा रहेगा, गोल पीला बीज। ठीक है, इस खाने को देखिए, इसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों है, इसलिए यह भी गोल और पीला बीज होगा। इस खाने को देखिए, इसमें भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, इसलिए यह भी गोल पीला होगा, यह भी गोल पीला होगा। अब ये लाइन हो गई। अब इस लाइन को देखिए, तो यहाँ पर भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, इसलिए यह भी गोल और पीला होगा। इसको देखिए, यहाँ पर ये गोल पीला नहीं, इसको छोड़ दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। जहाँ जहाँ गोल और पीले उनको एक साथ अपन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, इसलिए ये गोल पीला होगा। ठीक है, इसमें देखिए गोल तो है परंतु पीला नहीं है, इसलिए छोड़ दो इसको। ये देखिए गोल है और पीला है, इसलिए गोल पीला लिख दीजिए। इसको देखिए, यह भी गोल और पीला है, इसको लिख दीजिए। यहाँ पर गोल ही नहीं है, छोड़ दो। यह भी गोल नहीं है, छोड़ दो। यह गोल है और पीला है, इसको लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ गोल है पर पीला नहीं है, ये गोल नहीं है, गोल नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 कैसे प्राप्त होंगे बेटा, गोल और पीले बीज वाले। अब जब इतना काम कर लें आप, तब दूसरा जो छूटा हुआ इसको देखिए, ये लाइन पूरी हो चुकी है, दूसरी लाइन में यहाँ तक हो गया है, ये वाला छूटा हुआ इसको देखिए, गोल बीज है जिसका रंग हरा है। स्मॉल वाई काय के लिए बेटा, स्मॉल वाई हरे रंग के लिए है। तो गोल बीज जिसका रंग हरा है, तो ये गोल हरा हो गया। अब गोल हरे जितने भी उनको लिख लीजिए पूरे चेकर बोर्ड में। तो गोल हरा ये हो गया, इसको देखिए ये लिख चुके हैं, ये गोल है हरा है, ये दूसरा हो गया गोल हरा। ठीक है, अब ये भी हो चुके हैं, ये गोल नहीं है छोड़ दो, यह भी गोल नहीं है इसको छोड़ दो, यह भी हो चुका है। यह देखो ये कैसा रहेगा, यह भी गोल और हरा है, इसको गोल हरा लिख दीजिए। और कोई गोल है नहीं इसलिए छोड़ दो। तो गोल और हरे बीज 3 प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब पहली लाइन हो चुकी है, दूसरी लाइन हो चुकी है, तीसरी लाइन में यहाँ तक हो चुके हैं। तो इसको देखिए बेटा, स्मॉल आर किसके लिए है, देखो स्मॉल आर झुर्रीदार बीज के लिए है ना, स्मॉल आर झुर्रीदार बीज है, और कैपिटल वाई पीले रंग के लिए है। तो ये कैसा हो जाएगा, झुर्रीदार बीज जिसका रंग पीला है। ठीक है, अब झुर्रीदार पीले कितने हैं उनको देख लेते हैं। ये कैसा है, यह भी झुर्रीदार पीला है। ठीक है, अब देखो इसको देखो, यह कैसा है, यह भी झुर्रीदार पीला है। देखो ये कैसा है, ये झुर्रीदार तो है लेकिन पीला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 3 पौधे ऐसे प्राप्त हुए जिनमें झुर्रीदार और पीले बीज है। अब आखिरी जो खाना है उसको देखिए, ये छूट गया है, झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधे प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से एक पौधा कैसा हुआ हमको, झुर्रीदार बीज है जिनका रंग हरा है। अब इनको हम जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात के द्वारा समझें। तो इनका जब फिनोटाइप अनुपात देखेंगे आप, तो फिनोटाइप अनुपात में पहला देखेंगे आप, पहला आपको गोल और पीले बीज प्राप्त हुए थे 9। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये गोल और पीले कितने हो गए, 9। ठीक है ना। अब इसके बाद में हमने क्या देखा, दूसरा गोल और हरे रंग के बीज, ये कितने थे हमारे पास, 3। ये कहाँ पर थे देखिए, तो गोल और हरे 1 2 और ये 3, गोल और हरे बीज 3 थे। ठीक है, और देखिए अब हम यहाँ पर तीसरा गुण क्या है, झुर्रीदार और पीले बीज, ये कितने थे, 3। ये कहाँ पर देखिए, तो ये झुर्रीदार बीज और पीले रंग 1 2 और 3, ये भी 3 है। और आखिरी में झुर्रीदार और हरा बीज 1 है। तो इस प्रकार आप फिनोटाइप में गोल और पीले बीज 9, गोल और हरे बीज 3, और झुर्रीदार और पीले बीज 3, और झुर्रीदार और हरे बीज 1। इस प्रकार से फिनोटाइप अनुपात या लक्षण प्रवृत्ति अनुपात 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 प्राप्त होगा। जबकि जीनोटाइप अनुपात कितना होगा, जीनोटाइप अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। बच्चों इसको याद करने का आसान तरीका यह है, 12 24 12 12 1। ध्यान रखें, 12 24 12 12 1 लिखने के बाद में आप बीच में अनुपात का चिन्ह लगा देंगे तो आसानी से इसको याद कर पाएंगे। एक बार ऑब्जेक्टिव में इसको पूछा गया था कि द्विसंकर क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात क्या होगा, और कई बच्चों को ये याद नहीं रहता। ध्यान रखना, 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। और फिनोटाइप अनुपात क्या रहेगा, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। ठीक है बच्चों, तो ये जीनोटाइप अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात, ये कहाँ से आया, तो आप जब देखेंगे इस टेबल को, तो ये देखो ये 1 है, फिर 2 पूछा था, ये और ये 2 है, फिर देखो ये और ये 2 है, फिर 4, 1 2 3 4, ये 4। इस प्रकार से इसका जीनोटाइप अनुपात बनाया गया था। ध्यान रखना, 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1, ये इस प्रकार से इसका जीनोटाइप बनता है बेटा। ठीक है,
इस प्रयोग का क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इस क्रॉस से यह सिद्ध होता है कि अलग-अलग लक्षणों के जीन एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाते हैं। इसके आधार पर मेंडल ने स्वतंत्र अपयूहन का नियम दिया था बच्चों। ठीक है? इस प्रकार के अच्छे वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अच्छे-अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें।